जो अपने पिछले चैप्टर थे वो कंप्लीट हो किए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने बात करें कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है कि साइंस की अपने ऐसे एक ब्रांच की बात करते हैं जिसमें अपने बेसिकली क्या देखते हैं कि अपने जो एनर्जी चेंज को डिस्कस किया जाएगा। एनर्जी चेंज किस टाइप की, बेसिकली अपने देखेंगे जो केमिकल एनर्जी है उसको अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपनी क्या जनरेट की जा सकती है, केमिकल एनर्जी को जनरेट की जा सकती है। तो यहाँ पर एनर्जी चेंज को डिस्कस करना चाहते हैं अपने। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपने बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच एनर्जी रिलीज इन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपने यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें अपने क्या कहेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी से क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की जो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस में तो अपने क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को जब अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि जिसमें केमिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब अपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो प्रोसेस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का होता है। तो दोनों प्रोसेस का जो टाइप है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप का हमारे पास प्रोसेस अपने को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसमें अगर बात की जाए तो जो इस इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों टाइप से इसको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। मींस यहाँ पर अपने रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया जाएगा। उन रेडॉक्स रिएक्शन में अपने यहाँ पर उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस से अपने जो डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी है उस एनर्जी को कन्वर्जन को देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात करें कि जो इलेक्ट्रिकल जो अपने पास है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने यहाँ पर कुछ देखा जाए, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात अगर अपने करें। ठीक है, तो अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपने पास जो वर्ड आता है वो कौन सा है, कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो अपने पता है ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उनको अपने क्या नाम देते हैं, कंडक्टर नाम देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर उसको नाम दिया जाता है। तो बेसिकली जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट जो है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसको अपने नाम दिया जाएगा, और सेकंड जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर को अपने बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और सेकंड जो कंडक्टर है हमारे पास वो है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मेटेलिक कंडक्टर को अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि जो मेटेलिक कंडक्टर है वो मेटेलिक कंडक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपने यहाँ पर देखिए जैसे कॉपर है, जैसे अपनी वायर है बेसिकली किसकी बनी है, कॉपर की बनी होती है। सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये मेटेलिक कंडक्टर का रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कौन से हो सकते हैं, जैसे अपने पास NaCl हो जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ठीक है, NaCl के अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कैटेगरी जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं उन्हें कंडक्टर्स नाम दिया जाता है। सॉलिड स्टेट में यहाँ पर अपने डिटेल किया था कंडक्टर्स,
नॉन कंडक्टर्स और अपने जो सेमीकंडक्टर्स की अपने बात की थी। तो कंडक्टर क्या था कि किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन कंडक्टर्स क्या थे, जिसमें अपने कहा था कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते हैं, जैसे अपने पास ग्लास था, फाइबर था, उनको अपने नॉन कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखा था। सेमी कंडक्टर्स की बात अगर करें तो सेमी कंडक्टर्स में अपने पास सिलिकॉन आया, जर्मेनियम आया। तो सिलिकॉन जर्मेनियम्स की अगर अपने बात करते हैं तो इनके अंदर अपने कहा था कि ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अपने जो मेटेलिक कंडक्टर की बात की, तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो अपने बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। ठीक है, दोनों स्टेट में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन से स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या आपने कह सकते हैं इनको कि ये सॉल्यूशन फेज के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मींस आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगर NaCl की बात करें तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोल्टन स्टेट में करेंगे या सॉल्यूशन फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से करते हैं, तो अपने कहते हैं जो हमारे पास जो फ्री आयन है, उन फ्री आयन की मूवमेंट की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इनमें जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीजन रहता है वो हमारे पास रहता है इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो अपने को पास यहाँ पर रीजन समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड है, उसके पास आयन तो मौजूद है लेकिन आयन वहां पर फ्री नहीं होता है। तो फ्री आयन नहीं होने की वजह से इसमें मूवमेंट ही होगी, और मूवमेंट जब नहीं होगी इसमें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जब उसको अपने सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि जो हमारे पास जो आयन है, उन आयन के बीच का जो इंटरेक्शन, जो फोर्स है, वो इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। या आपने ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन फेज में जो आयन है मींस ये सॉल्यूट का वर्क करेंगे, तो ये सॉल्वेंट के जो इंटरपार्टिकल जो स्पेस है वो इंटरपार्टिकल स्पेस में चले जाएंगे, जिससे दोनों आयन के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और उन आयन के फ्री होने की वजह से ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर समझ में आया आपको कि ये जो इनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन इनके पास क्या रहता है। ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। अब इन मेटेलिक कंडक्टर्स को, जिसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी इनको कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि अपने पता है कि जो मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होने का जो रीजन रहता है वो क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो ऑल मेटल्स, आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, दूसरी चीज कि जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो इनके अंदर किसी भी टाइप का केमिकल चेंज नहीं होता है। तो मेटल में किसी भी टाइप का केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। जब इसके अंदर मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाता है तो उसमें किसी भी टाइप का आपको केमिकल चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयर इज नो केमिकल चेंज इन देम। और जब अपने कहें कि जब दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो दो मेटल्स को आपस में मिक्स करने से किसकी फॉर्मेशन होती है, एलॉयज की फॉर्मेशन होती है। तो एलॉय सिंपल मेटल से ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जो एलॉयज हैं उनमें एलॉयज में जो कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल मेटल से क्या हो जाती है, ज़्यादा आ जाती है। तो अपने कह सकते हैं एलॉयज आर आल्सो गुड कंडक्टर्स। अपने इसमें सेकंड थिंग अपने अगर हम बात करें कि जो ये जो कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये क्या करते हैं कि जो करंट फ्लो करते हैं, जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। कि अगर करंट का फ्लो
जिस डायरेक्शन में अपने को देखने को मिलेगा, अपने फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, किस डायरेक्शन में आपको करंट का फ्लो देखने को मिलता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अगर आपका करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ही ये क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। फिर अपने पास यहाँ पर अगर अपने इसमें बात करें कि बेसिकली अपने नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक एग्जांपल आता है, मेन एग्जांपल आता है ग्रेफाइट का एग्जांपल अपने पढ़ते हैं। तो ग्रेफाइट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली मैंने कहा था कि मेटल सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें अपने पास एग्जांपल किसका आ जाता है, ग्रेफाइट का एग्जांपल आ जाता है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड में भी अपने कहा था कि ग्रेफाइट में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी मौजूद होती है। अब अपने बात करें कि जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स में सभी में जो कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। कोई अपने ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, कोई बैड कंडक्टर्स भी होता है। जैसे अपने बात करें कि सिल्वर और कॉपर में अगर अपने बात करें तो सिल्वर और कॉपर में सिल्वर की जो कंडक्टर नेचर है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू कॉपर की अगर अपने बात करें। इसी तरह से कॉपर और आयरन को अगर कंपेयर करें तो कॉपर और आयरन में से आपको जो कॉपर है वो उसकी कंडक्टर नेचर वो ज़्यादा होती है आयरन के कंपेयर करें। तो ये जो अलग अलग जो इनकी जो कंडक्टिविटी का जो रीज़न है वो अलग अलग होता है। जैसे अपने बात करें कि घर में जो फिटिंग की जाती है अपने पास, उस फिटिंग में आप देखते हैं कि कॉपर वायर को यूज़ में लिया जाता है, वहाँ आयरन वायर को यूज़ में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ रीज़न तो है, ये अपने कॉपर वायर महंगी है फिर भी इसको अपने क्या कर रहे हैं, यूज़ में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या रीज़न है, या कुछ जगह अपने सिल्वर वायर को यूज़ में ली जाती है, तो उसका क्या रीज़न बनता है। तो इसका क्या होगा कि जो कि अपने यहाँ पर कि जो कंडक्टिविटी है मेटल की, उनको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अपने यहाँ पर पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट फैक्टर अपने पास क्या आ जाएगा, अपने इस पास में आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर एटम, कि जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इफेक्ट करेगा उस मेटल की कंडक्टिविटी को। दो एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे अपने पास एक तो आयरन का एग्जांपल लें, ठीक है, और दूसरा अपने कॉपर का एग्जांपल लें। तो वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल को अपने क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल बोला जाता है। तो उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसकी कंडक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। सेकंड, डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो सेकंड जो इसमें जो इफेक्ट करने वाला जो टॉपिक है वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मेटल। उस मेटल की डेंसिटी कितनी है वो भी उसकी कंडक्टिविटी पर क्या डालेगी, इफेक्ट डालेगी। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। ठीक है, थर्ड जो इसमें फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। उस मेटल की स्ट्रक्चर कैसी है वो भी उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अपने इसको ज़्यादा डिटेल में लेंगे थोड़ा। टेम्परेचर का इफेक्ट भी अपने देखा जाएगा। अपने मेटलिक या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मेटलिक और जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ध्यान में रखने वाली बात है कि जब अपने मेटल्स के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अपोजिट होता है किसका, कंडक्टिविटी का। तो अपने यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मेटलिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए ये नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में अपने यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा तो उनके लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन मेटलिक या जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, उन मेटलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे। हम मेटलिक कंडक्टर को थोड़ा क्लियर करने के बाद में अपने यहाँ पर
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, तो अपने कह सकते हैं कि ऐसे आयनिक सब्सटेंस, ठीक है, जो मोल्टन स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उन आयनिक कंपाउंड्स को, उन आयनिक सब्सटेंसेस को अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इनकी नेचर अपने बात कर ली कि ये किस नेचर के होंगे, ये आयनिक सब्सटेंस हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को मेन चीज़ ध्यान रखती है कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक जो नेचर शो करते हैं। दूसरी चीज़, सॉलिड स्टेट में ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो अपने कहेंगे कि इनमें सॉलिड स्टेट में जो फ्री आयन मौजूद नहीं होते हैं और उन फ्री आयन की मूवमेंट नहीं होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो नेचर है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो जब आप इसको मोल्टन स्टेट या एक्वस फेज में इसको लेकर जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, आयंस फ्री हो जाएंगे और फ्री आयंस में मूवमेंट जैसे स्टार्ट होगी तो फ्री आयंस में मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीज़न है वो फ्री आयन की मूवमेंट की वजह से है। और इसके जो एग्जांपल अपने देख ही चुके हैं, जैसे NaCl एग्जांपल हो जाता है हमारे पास, KCl एग्जांपल हो जाता है, तो इसके पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, KCl है, KNO3 है। ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो इस कैटेगरी में हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीज़न है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में अगर डिफरेंस पूछा जाता है किसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, तो दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो अपने पास जो डिफरेंस आता है, मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो अपने कहते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का जो रीज़न रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस वजह से करते हैं, तो अपने कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बाय इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, उन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो बाय फ्री आयन की वजह से होता है। पहला डिफरेंस आ जाता है अपने पास मेटालिक कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ फ्री आयन। तो फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। सेकंड डिफरेंस अगर अपने देखते हैं तो अपने पास जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनमें किसी भी टाइप का फिजिकल और केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। कब, जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स हैं उनमें आपको केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। कब, ड्यूरिंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है कि उनमें केमिकल चेंज क्यों देखने को मिलता है कि उनमें डिकम्पोजिशन होता है, वो डिकम्पोज्ड होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, उनमें आपको केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, उनमें हमेशा केमिकल चेंज होता है। तो मेटालिक कंडक्टर में किसी भी टाइप का केमिकल और फिजिकल चेंज नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर आपको केमिकल चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अपने बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स सिर्फ मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनके अंदर आपको सॉलिड स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने को आपको नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपने मेटालिक कंडक्टर्स के लिए कहा था कि मेटालिक कंडक्टर्स में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीज़न क्या बनता है, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि अपने पता है जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनका आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आयन की फॉर्म फ्री नहीं है। आयन तो है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन आयन फ्री नहीं है, वो इंटरेक्शन फोर्स से क्या है, बाउंड है। तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरेक्शन फोर्स क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आयंस क्या हो जाते हैं, दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर आयनिक जो हमारे पास या जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स हैं उन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो इनका जो
कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपने इसमें लेकर चलते हैं जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई करते हैं। अपने को पता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सभी सेम कंपोजिशन से उनका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है जब इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। मीन्स इनका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो डिफरेंट होता है। किसी का इलेक्ट्रोलाइस जो आयनाइजेशन है वो ज़्यादा होता है, किसी का आयनाइजेशन क्या होता है, कम होता है। मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इनका इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो किसी का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, हाई होगा, किसी का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, कम होगा। कब, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारे पास इसके बेस पर अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और सेकंड आ जाते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनका क्या होता है ऑलमोस्ट इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है जब इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि लगभग 100% ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, इनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो अपने कह सकते हैं द सब्सटेंस whose degree of ionization is greater in aqueous solution are known as strong electrolytes। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि strong electrolytes almost completely ionized in aqueous solution। तो ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, लगभग 100%, 99% ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं जब इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। दूसरी तरफ अपने पास आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है जब इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। इनका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है बहुत कम रहता है, ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा तो उनको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जब ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं मींस इनके अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या है, ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ आयंस फ्री ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज़्यादा करते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है मींस इनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री आयंस है वो कम है, मींस इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी किसकी कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर अगर अपने करते हैं, ठीक है। फिर अपने बात करें अगर इनका डाइल्यूशन करें, मतलब एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड होने की वजह से जब इसका डाइल्यूशन करेंगे तो आयनाइजेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले से क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं। तो पहले से जब कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं तो उसके डाइल्यूशन के ऊपर इनकी कंडक्टिविटी का कोई इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही आप डाइल्यूट बनाएंगे, उनका डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे तो उनका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वो इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा मींस उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन करने पर उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलता है। इनके एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे अपने पास HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया जैसे अपने पास NaOH हो गया, या इनसे मिलकर बने हुए जो सॉल्ट हैं जैसे अपने पास NaCl हो गया, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कौन से आ जाते हैं, जो वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल अपने पास एसिडिक एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, वीक बेस है फॉर एग्जांपल NH4OH हो गया, या इनसे मिलकर बना हुआ कोई सोल्ट है जैसे अपने पास अमोनियम एसिटेट हो गया, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के इनके एग्जाम्पल भी देख लिए कि ये डिफरेंट टाइप के ये जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या इनसे मिलकर बने हुए कोई भी सॉल्ट होंगे, उनमें कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, भले वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो, तो कोई भी चीज़ अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो उसको अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखा जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो वीक एसिड है, वीक बेस है, या वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए जो सॉल्ट्स होते हैं उनको अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें अपने पास है फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। फर्स्ट उसमें जो फैक्टर आता है वो आता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन से क्या मीनिंग है, अपने इसको समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर लेते हैं और
और इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक जार है, इस जार में हमारे पास ये कोई, जैसे अपने पास इसमें बात करते हैं कि इसमें अपने कोई सॉल्वेंट फिल कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, तो इसको अपने सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखा है। ये सॉल्वेंट है, वाटर अपने सॉल्वेंट की फॉर्म में अपने यूज में लिया जा सकता है। और इसके अंदर हमारे पास ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, मीन्स आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है कोई भी, ठीक है, जो आयन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर आयन फ्री नहीं है। जैसे इसको अपने वाटर में डिकम्पोज करेंगे तो वाटर में डिकम्पोज करने से इनमें से जो आयन है वो आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। पहले इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे अपने पास ये कैटायन हो गया और ये क्या हो गया अपने पास एनायन, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, आपस में बॉन्ड है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे कि इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, मींस कैटायन और एनायन में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जो इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन से क्या मतलब है, इन आयन के बीच में, ये जो कैटायन और एनायन है, इस कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, इनका जो आयनिक कंपाउंड का जो आयनाइजेशन है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस उनका आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। लेकिन इन आयंस के बीच में अगर जो आपने कह रहे हैं कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो इंटर आयनिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इजीली आयनाइज्ड हो जाएंगे। और इजीली आयनाइज्ड होने की वजह से क्या होगा कि वो इजीली इस सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, या जो सॉल्वेंट के बीच में जो गैप है, जो मॉलिक्यूलर गैप है, उन गैप में चले जाते हैं। तो अपने कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा उतना ही कम इनका आयनाइजेशन होगा, ठीक है। और जितना कम इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा उतना ही इनका आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इजीली ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर दो, इसके ऊपर जो अपने यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी की बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट एनर्जी आती है हमारे पास, वो फर्स्ट एनर्जी हमारे पास लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, जिसको आप पहले से जानते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या है। तो फर्स्ट तो हमारे पास होगी लैटिस एनर्जी, ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स को डिस्कस करने के लिए। और सेकंड अपने जो एनर्जी देखते हैं लैटिस एनर्जी के अलावा, जो इसमें जो एनर्जी है वो है हमारे पास सॉल्वेशन एनर्जी। तो इस सॉल्वेशन एनर्जी की भी अगर अपने बात करते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक, अगर वाटर है यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट तो उसको अपने हाइड्रेशन एनर्जी नाम दिया जा सकता है, तो सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है तो उसको अपने क्या नाम देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, इसको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो सॉल्वेशन एनर्जी या हमारे पास क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब अपने बात करें कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर उसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी है और लैटिस एनर्जी, इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अगर अपने कहें किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए अगर उसकी जो लैटिस एनर्जी है वो सॉल्वेशन एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है किसी आयनिक कंपाउंड के लिए, तो उसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और सॉल्वेशन एनर्जी कम है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो आयनिक कंपाउंड कम डिकम्पोज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखने हैं कि अगर सॉल्वेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है तभी उस आयनिक कंपाउंड का आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर अपने को किसी एग्जाम में अगर लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पर पूछा जाए कि इनमें से किसी भी आयनिक कंपाउंड में से किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप देखेंगे उस कंपाउंड के लिए उसकी लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अगर उसकी लैटिस एनर्जी हाई है और सॉल्वेशन एनर्जी लो है तो उस कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो क्या होगा, कम देखने को आपको मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आयनाइज्ड होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड है वो है सॉल्वेशन ऑफ आयन, कि वो जो आयन बने हैं हमारे पास कैटायन और एनायन, वो ये जो हमारे पास कौन है, सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के बीच में ये कौन सा इंटर पार्टिकल स्पेस बात कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वो जो आयंस है वो जितने इजीली उस इंटर पार्टिकल स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है, मींस
इजीली चले जाएंगे। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो आयन और सॉल्वेंट है, उस आयन और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बनेगा। पहले जो इंटरेक्शन फोर्स किसके बीच में था, आयन आयन के बीच में था, लेकिन जैसे इसको आयनाइज कर दिया तो आयन आयन का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या होना शुरू हो गया, वीक होना शुरू हो गया। अब जो अट्रैक्शन बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले अट्रैक्शन था वो कैटायन और एनायन के बीच में था, लेकिन जैसे इसको अपने क्या कर दिया, वाटर में मिक्स कर दिया, तो वाटर में मिक्स करने पर क्या हुआ, इनका जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन किसके बीच में हो गया, ये हमारे पास क्या है आयन, और ये हमारे पास क्या है सॉल्वेंट। तो अब अट्रैक्शन किसके बीच में हो गया, आयन और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन हो गया। तो अपने कहेंगे कि आयनाइजेशन बढ़ने से अपने पास जो आयन और जो सॉल्वेंट है इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जैसे ही जो आयन सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, आयंस आर सॉल्वेटेड इजीली, और जितना ज़्यादा वो इजीली सॉल्युबल होंगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड चीज भी आ जाती है कि अगर आयन और सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आयन आयन के बीच में भी इंटरेक्शन ज़्यादा है तब भी कंडक्टिविटी कम होगी, आयन सॉल्वेंट के बीच में भी अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तब भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी भी टाइप का इंटरेक्शन फोर्स हो, अगर वो ज्यादा है, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से आयन आयन के बीच में या आयन सॉल्वेंट के बीच में अगर इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या देखने को मिलती है, आपको कम देखने को मिलती है। थर्ड जो इसमें फैक्टर, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, उन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैसा है। तो अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तीसरी बात आती है फिर इंटरेक्शन फोर्स की। पहले आयन के बीच में थी, फिर आयन सॉल्वेंट के बीच में हो गई, और अब किसके बीच में, सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, अगर वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, मींस उस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो विस्कोसिटी ज्यादा है अगर सॉल्वेंट की, तब भी कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी वाला अगर कोई सॉल्वेंट अगर यूज में लिया जाता है तब भी आयनिक कंपाउंड की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी लो हो जाती है, ठीक है। तो लो विस्कोसिटी वाले जो सॉल्वेंट है उन्हीं के अंदर ही आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर इसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ फ्री आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है। मींस जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे, उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करेंगे, तो डाइल्यूशन करने पर उस जो आयनिक कंपाउंड की या जो आयनिक सॉल्यूशन है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, और डाइल्यूशन करने पर उनकी कंडक्टिविटी क्या हो स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो आपने ये कह चुके हैं कि जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जब उनको सॉल्वेंट में सॉल्वेटाइज्ड किया जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 5 फैक्टर है वो इफेक्ट डालते हैं इसके जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी के ऊपर, जिनमें से पहला, दूसरा और तीसरा, अगर किसी भी टाइप का इंटरेक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन भी अगर ज़्यादा है तब भी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। हाँ, एक टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ही कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये जो डिफरेंट जो टाइप का जो कंडक्टिविटी है वो अपने को देखने को यहाँ पर मिलती है।